नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्रा के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला करते हुए सरकार के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज और हो रही कार्रवाई को राज्य को लहूलुहान करने वाला कदम बताया। अर्जुन मुंडा अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बोकारो पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस राज्य को लहूलुहान करते हुए राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है। हीरा भी पत्थर होता है, लेकिन उसको तराश कर लोग इसकी कीमत लगाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसको सरकार को मानकर उसे अनुशंसा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी संवैधानिक एजेंसी के खिलाफ खुद से कार्रवाई नहीं कर सकती। पर सरकार इस राज्य को लहूलुहान कर यहाँ के संभावनाओं को तराशने के बजाय उसे तोड़। ऐसे कहा जाए तो हीरा भी एक पत्थर है। कहा जाए तो हीरा भी एक पत्थर है, पर तराशने से उसमें जो चमक पैदा होती है तो बाजार में लोग कीमत लगाते हैं, पत्थर अपना कीमत नहीं लगाते। तो इसी तरीके से इस राज्य में जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न हुआ है उसमें राज्य बहुत बुरी तरह लहूलुहान है और उस लहूलुहान में राज्य पीछे की ओर सरकता गया। ये वस्तु स्थिति है और इस वस्तु स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार हिटलर और नाजी पार्टी की तर्ज पर काम कर रही है और सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार देता है, लेकिन सरकार ने प्रदर्शन के लिए अनुमति की व्यवस्था लागू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी निगरानी और सरकार के खिलाफ पोस्ट करने वालों को नोटिस देने का आरोप लगाया। उन्होंने छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 1000 छात्रों पर मुकदमे दर्ज किए गए और गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की ताकत को कम करके आंक रही है। प्रतुल शाहदेव ने हाईकोर्ट में सरकार की पैरवी पर भी सवाल उठाए। भैया, हमें यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कहीं ना कहीं खटखटाया गया। न्याय की उम्मीद में, जब न्याय की उम्मीद इस सरकार से छात्र जो था वो हार गए थे और कहीं ना कहीं एक आशा की किरण देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्बल ऑब्जर्वेशन जो था उसमें ये स्पष्ट कहा था, ये भी जानना चाहता कि क्या सिविल जजेस की परीक्षा भी इससे अफेक्ट होगी। जब बताया गया पिटिशनर के वकील ने, यहाँ सिविल जजेस की भी परीक्षा यही जेपीएससी लेता है, जिसके अध्यक्ष अभी जेल में 3 सदस्यों का इस्तीफा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता व्यक्त की थी इस पे और नोटिस जारी किया। और जब पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर जांच होगी तो फॉरेंसिक जांच और तमाम तरह की जांच होगी, तो उसमें कोई रिटायर्ड जज कैसे सक्षम होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया गया। देखते राज्य सरकार क्या स्टैंड लेती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार कहीं ना कहीं हिटलर और नाजी पार्टी की तर्ज पर चल रही है। नाजी पार्टी में क्या था, टोटलिटोरियन वहां पे पूरा सिस्टम था। कोई अगर प्रतिरोध में आवाज उठाता था, विपक्ष में आवाज उठाता था, तो नाजी पार्टी के कार्यकर्ता और हिटलर की जो सीक्रेट पुलिस थी, गेस्टापो, दोनों मिलकर उसे साइलेंट कर देते थे। अब झारखंड में क्या हो रहा है, बिल्कुल नाजी पार्टी की तर्ज पर यहाँ की सरकार चल रही है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी आपसे छीन लिया गया। पहले जो संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) है, जो किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है तो वो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई रोक। बोकारो में आयोजित सेकेंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजी की संभावनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इस खेल को लेकर अपार संभावना है और देश के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के बाद मीडिया से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने कहा कि तीरंदाजी एकाग्रचित होने का सबसे अच्छा माध्यम है। झारखंड समेत पूरे भारत में इस खेल के क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अभी तीरंदाजी को मुख्य रूप से आउटडोर खेल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब देश में इंडोर आर्चरी का कल्चर भी विकसित हो रहा है। इंडोर आर्चरी के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना पर
काम किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा ने बताया कि तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्री रहते एकलव्य मॉडल स्कूल और नवोदय विद्यालयों में भी खिलाड़ियों को अभ्यास का अवसर देने की पहल की गई थी। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को आगे आने का बेहतर मंच मिला है। तो बोकारो में आयोजित सेकेंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजी की संभावनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इस खेल को लेकर अपार संभावनाएं हैं और देश के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के बाद मीडिया से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने कहा कि तीरंदाजी एकाग्रचित्त होने का सबसे अच्छा माध्यम है। झारखंड समेत पूरे भारत में इस खेल के क्षेत्र में काफी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अभी तीरंदाजी को मुख्य रूप से आउटडोर खेल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब देश में इंडोर आर्चरी का कल्चर भी विकसित हो रहा है। इंडोर आर्चरी के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा ने बताया कि तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्री रहते एकलव्य मॉडल स्कूल और नवोदय विद्यालयों में भी खिलाड़ियों को अभ्यास का अवसर देने की पहल की गई थी। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को आगे आने का बेहतर मंच मिला। ये हमारे खिलाड़ी अच्छे आने चाहिए। तो यहाँ पर जो आयोजन हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और इस समय आर्चरी का अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम बहुत अच्छा से लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अच्छे उभर रहे हैं। देश भर के खिलाड़ी हमारे अच्छे ढंग से उभर रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, इंडोर आर्चरी का एक कंसेप्ट अभी नया डेवलप हुआ है। इंडोर आर्चरी के पक्ष में हम लोग भी हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। चतरा में बारिश के मौसम के साथ ही सर्पदंश की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। अगस्त के महज 23 दिनों में 85 लोग सांप के काटने के बाद सदर अस्पताल पहुंचे। समय पर इलाज मिलने से इन मरीजों की जान बचाई गई। वहीं झाड़-फूंक और अंधविश्वास के कारण करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे चिंताजनक मामला सदर अस्पताल के सामने स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से सामने आया, जहां सर्पदंश के बाद एक मरीज का इलाज कराने के बजाय झाड़-फूंक में समय गंवाया गया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने तत्काल एंटी स्नेक वेनम देकर मरीज की हालत में सुधार किया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष लाल ने बताया कि समय पर अस्पताल पहुंचने वाले सर्पदंश के सभी मरीजों की जान बचाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़-फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। घटना जो है इस मंथ अगर हम देखेंगे तो टोटल 81 केसेस हैं और बरसात के मौसम में तो जानते हैं सभी लोग कि स्नेक बाइट का केस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे सदर अस्पताल में टोटल 75 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिसमें एंटी स्नेक वेनम जो बहुत ही उपयोगी दवाई है जो देना अनिवार्य होता है। और अगर आम जनों से यही मेरा अपील भी रहेगा कि जैसे ही अगर आपको लगता है कि स्नेक बाइट है तो तुरंत सदर अस्पताल आए। झाड़-फूंक जमशेदपुर में भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ नई दिल्ली की वार्षिक आम सभा बैठक आयोजित की गई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से महासंघ के अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय चेयरमैन गुंजन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी और राष्ट्रीय महासचिव शेख मोहम्मद जावेद समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की प्रतिभावान बेटियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा में आयोजित प्रतियोगिता में विजेता रही झारखंड महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियों को भारतीय महिला फुटबॉल महासंघ की ओर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि महासंघ का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों की प्रतिभा को बड़ा मंच देना है, ताकि वे राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। वहीं राष्ट्रीय चेयरमैन गुंजन सिंह ने कहा कि लड़कियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना महासंघ की प्राथमिकता है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में भी इस तरह की पहल हो रही है और यहाँ पे भारतीय
महिला फुटबॉल महासंघ का जो फेडरेशन की आज महत्वपूर्ण बैठक थी, इसमें सभी राज्यों से हमारे पदाधिकारीगण और सदस्य सभी आए हुए थे और इसमें एक संकल्प लिया गया है कि हम पहले अपने राज्य से शुरुआत करें। यहाँ के जो ग्रामीण इलाकों में हमारी बेटियां हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म से उन्हें आगे लाने का काम करें, क्योंकि बहुत हमारी जो बच्चियां हैं पिछड़े वर्ग से हैं और आर्थिक तंगी की किसी को वो लोग सीमित दायरे में ही स्कूल तक रहती हैं, अपने कस्बों तक रहती हैं, तो उन्हें उचित प्लेटफॉर्म दे जिससे कि हमारे राज्य का और हमारे जो देश का है वो नाम रोशन हो। आज कार्यक्रम में ये था कि नया बॉडी जो गठन हुआ है वुमेन फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उसमें पूरा इंडिया का हम लोग आए, जो भी पदाधिकारीगण स्टेट लेवल पे सब आए हुए हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, हर जगह से आए हुए पदाधिकारी गए एजीएम मीटिंग और इसको डेवलप करना है। मेन मीटिंग का एजेंडा ये था कि कैसे डेवलप किया जाए, जो दूरियां हो गई थी फाइनेंशियल में, जो भी प्रॉब्लम आया, बीच में कोरोना आ गया था, 2000 दुमका जिले के बासुकीनाथ में सावन के अंतिम सोमवारी में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बाबा बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ को जलार्पण को लेकर बोलबम कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कांवड़ियों के आगमन से हर हर महादेव एवं बोलबम के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान है। बोलबम कांवड़ियों के साथ साथ भागलपुर के बरारी घाट से गंगा जल भरकर हंसडीहा के रास्ते सीधे बासुकीनाथ आने वाले भारी संख्या में डाकबम श्रद्धालु भी बासुकीनाथ पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। अंतिम सोमवारी पर उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूर्व से ही पूरी तरह चौकस है। मंदिर में प्रवेश एवं निकास द्वार सहित मेला क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी और ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरे की मदद से संपूर्ण मेला क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। वहीं हंसडीहा के रास्ते बासुकीनाथ पहुंचने वाले डाकबम श्रद्धालु से टोकन प्राप्त कर जलाभिषेक के लिए उन्हें पेड़ा गली द्वारा से सीधे मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। झारखंड सहित अन्य राज्यों से बासुकीनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालु सावन के पावन महीने के सोमवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक कर काफी खुश नजर आ रहे हैं। दिक्कत नहीं हुआ आने में और पूजा करने में, बहुत बढ़िया व्यवस्था तो बारे में से बहुत भीड़ है, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। घर हुआ डुमरा में अमरपुर जिला बाबा का दरबार में आते हैं हर बार, हर सोमवार आ रहे हैं, लास्ट वाला भी है और अच्छा लगा, सब व्यवस्था भी ठीक ठाक। बासुकीनाथ आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। सावन का अंतिम सोमवारी है, भीड़ भी है और व्यवस्था हर साल से बढ़िया पर व्यवस्था है। कहीं कोई इशू नहीं है, चाहे वो श्रद्धालुओं की पूजा कराने की बात हो, रूट लाइन की बात हो, मेडिकल का हो, पुलिस का हो, सभी जगह अच्छी व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था के तहत आज सावन का अंतिम सोमवारी है और श्रद्धालुओं का अपार भीड़ उमड़। अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध कोडरमा जिले में सावन की आखिरी सोमवारी पर हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। जिले के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। झुमरी तलैया स्थित झरनाकुंड उत्तरवाहिनी नदी से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र जल उठाया और करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ध्वजधारी धाम पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ 777 सीढ़ियां चढ़कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। आखिरी सोमवारी को लेकर ध्वजधारी धाम समेत पूरे यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। वहीं कोडरमा उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी ध्वजाधारी धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
जमशेदपुर में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के दावे और आपत्तियों को लेकर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली। अपर जिला दंडाधिकारी मुकेश मछुआ ने बताया कि दावे और आपत्तियों की जनसुनवाई चल रही है। एआरओ द्वारा लगभग 150 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर भारत सरकार के निर्देशानुसार 12 दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज जमा होने के बाद ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जा रही है। एसआईआर कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसमें आज जमशेदपुर अंचल में कोटका विधानसभा के मतदाताओं का दावा आपत्ति और जनसुनवाई के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें से अभी क्योंकि प्रखंड स्तर पर जैसे डुमरिया और कोटका के प्रखंड और पंचायत स्तर पे लोगों के हमारे जो ईआरओ चिन्हित किए गए हैं उनके माध्यम से एआरओ जो चिन्हित किए गए हैं उनके माध्यम से जनसुनवाई के कार्यक्रम की जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर आज जमशेदपुर अंचल में बूथ संख्या 1 से 30 हमारे अंचल अधिकारी सीओ साहब और बूथ संख्या 31 से लेकर के 60 सोनरेखा परियोजना के जो संयुक्त सचिव हैं और एडीएम के रूप में मैं हूँ, जिला अपर जिला दंडाधिकारी के रूप में, जिसमें बूथ संख्या 61 से 90 और आयुक्त नगर आयुक्त जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के लिए जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है 91 से 119, इन सभी बूथों का हम लोगों ने बीएलओ के माध्यम से 50-50 हर एक बूथ से अभी लगभग 50-50 और कहीं पर 25-25 यानी कि एक एआरओ के द्वारा 150 लोगों को नोटिस हम लोग गोड्डाडानी पावर प्लांट तक जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा हो गया है। इसके कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई है। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पावर प्लांट तक आने जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही के कारण भी सड़क पर दबाव बना रहता है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर संज्ञान लेते नजर नहीं आ रहे। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने और जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। यदि मैं हरियाणा के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं तो हरियाणा में 64 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स तो गोड्डाडानी पावर प्लांट तक जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिन्हें बारिश का पानी जमा हो गया है। इसके कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की स्थिति लंबे समय से खराब है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पावर प्लांट तक आने जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही के कारण भी सड़क पर दबाव बना रहता है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर संज्ञान लेते नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने और जल जमाव की समस्या की स्थायी समाधान की मांग की है। इसके साथ लीडिंग कंपनीज के R&D सेंटर्स भी हरियाणा में डेवलप हो रहे हैं। सो हरियाणा में एक बिजनेस आइडिया से स्टार्ट होकर उत्तर प्रदेश के मुगलसराय के पास से पारिवारिक विवाद के कारण ट्रेन में बैठकर बोकारो पहुंची 2 लड़कियों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। दोनों लड़कियां मुगलसराय के पास के गांव की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि दोनों कल रात ट्रेन में सवार हुई थी और सुबह बोकारो स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन के बाहर घूम रही थी। दोनों लड़कियों के स्टेशन के बाहर घूमने की सूचना मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार को मिली। इसके बाद बालेडी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को रेस्क्यू कर थाने लाया और उनके परिजनों को इसकी सूचना दी। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि दोनों बच्चियां पारिवारिक विवाद के कारण घर से निकलकर ट्रेन में बैठ गई थी। सुबह नींद खुलने के बाद उन्होंने खुद को बोकारो स्टेशन पर पाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया। घटना की जानकारी उनके परिवार और स्थानीय पुलिस को दे दी गई ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके। डीएसपी ने बताया कि बोकारो पुलिस मिसिंग केस को लेकर गंभीर है और ऐसे मामलों के 100% निष्पादन का प्रयास किया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश एसपी की ओर से दिए गए हैं। कंटेनर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और एग्जिम फैसिलिटीज एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम
For investors, this means आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि बोकारो रेलवे स्टेशन पे दो अनजान सी बच्चियां भटक रही है। सूचना प्राप्त होते ही तुरंत संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेते साथ इसकी बरामदगी की गई और बरामदगी के बाद पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों बच्चियां मुगल सराय से भटककर बोकारो तक आ गई हैं। इनके परिवार को तुरंत सूचित किया गया। यह पता चला है कि पारिवारिक कलह की वजह से ये दोनों बच्चियां मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन में बैठी और सुबह जब नींद खुला तो वो दोनों बच्चियां बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। बोकारो पुलिस ने बहुत ही तत्परता और संवेदनशीलता से इसमें काम किया है। तुरंत ही बरामदगी कर उनके परिवार को सूचित किया है और यूपी पुलिस को भी सूचना दी गई है इस बारे में। चतरा जिले की हंटरगंज पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चतरा एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने भोंदल के पास सघन छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने रोहित कुमार नाम के युवक की कार की डिक्की से 8.8 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। इसके अलावा आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी कर 11 बोतल अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसकी निशानदेही पर हंटरगंज बाजार से एक अन्य आरोपी पवन कुमार को भी 350 ग्राम गांजे के साथ धर दबोचा गया। पुलिस ने एनडीपीएस और उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। को एसपी सर को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि किसी वाहन में कुछ लोग जो है वो गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। इस क्रम में सर के आदेशानुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया और सटीक सूचना पे कार्रवाई करते हुए भोंदल के पास जो प्रतापपुर मोड़ का एरिया पड़ता है, ये हंटरगंज थाना क्षेत्र में, वहाँ पे रोहित कुमार की कार खड़ी थी। वो कार पहले उसको एक टीम ने चेस भी किया था और वो भागते भागते फिर अपने घर के पास खड़ा करके शायद उसे उतरा ही था। तभी वो टीम वहाँ पहुंची और उसने जब तलाशी ली तो उसकी गाड़ी से जो है सफेद रंग के 2 प्लास्टिक के बैग्स मिले। बैग्स की जब तलाशी की गई तो उसमें वो गांजा था। प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक जो स्केल होता है उसमें वे करने के बाद में एक बोरे का वजन 6 किलो 800 ग्राम था और दूसरे का वजन 2 किलोग्राम था। और जब छापेमारी चल ही रही थी तो फिर तुरंत उस टीम को ये भी सूचना मिली कि ये व्यक्ति जो है तो अन्य गलत कार्यों में भी संलिप्त है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गोल्डन ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 1.5 किलो सोने चांदी के आभूषण, 2 वजन मशीन, मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार बरामद किए। दरअसल 19 अगस्त की देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच लाल बिल्डिंग स्थित गोल्डन ज्वेलरी दुकान के शटर का ताला तोड़कर चोरों ने चांदी के गहने और वजन करने वाली मशीन चोरी कर ली। घटना के बाद बागबेड़ा थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। सूचना और तकनीकी शाखा की मदद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाराबासा इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोपीनाथ मुंडा और श्रीमंतो गोप के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 36 चांदी के लॉकेट, 134 अंगूठियां, 6 मंगलसूत्र, पायल, चांदी की चैन समेत करीब 1.5 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दुकान का ताला तोड़ने में बोल्ट कटर और सब्बल का इस्तेमाल किया गया था। 19 अगस्त 2026 को बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक दुकान का, ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर और कुछ सामान को चोरी करने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसमें एक तरह से संगठित रूप से बहुत भारी मात्रा में उसमें सामान को लूट लिया गया था और उसमें जितना भी लोगों के होने की संभावना थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया, टेक्निकल एविडेंस देखा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार उसमें एक टीम का गठन, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, थाना प्रभारी और टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। लगातार 2-3 दिन छापेमारी की गई और अंततः 23 तारीख को यानी कल उसमें जो लीड मिल रही थी उनको कार्य करते करते आगे पहुंचा गया। 2 लोग। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।